बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, सिंध वाहिद वो सूबा जहां मुसलसल कई सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को विफाक से बहुत सारी शिकायत रही हैं, ना सिर्फ अभी मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, बल्कि अगर माजी की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की विफाकी हुकूमत से भी उनकी शिकायत रहीं। और उस वक्त PMLN की हुकूमत ये बताती थी कि हम जितना सिंध के लिए कर सकते हैं शायद ही किसी और हुकूमत ने किया हो। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो PMLN जो है आपको गिनवा सकती है, जो उन्होंने कराची के लिए स्पेसिफिकली और अगर हम देखें पूरे सिंध के लिए जिसका वो क्रेडिट लेते हैं। अभी रिसेंटली भी आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जब कराची गए थे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें गिनवाई जो उन्होंने कहा कि PMLN की बदौलत हुई हैं कराची में, और साथ ही साथ एक चार्जशीट भी पेश की जो कि बहुत सारी उन चीज़ों की थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी, जहां पर यह लगा कि PMLN इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल है और सिंध की जो हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करते हमें शहबाज शरीफ साहब दिखाई दिए। फिर यही हाल सिंध हुकूमत का, यही बयानात जो हैं वो हम मौजूदा विफाकी हुकूमत के हवाले से भी सुनते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि कराची से 14-15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाली, लेकिन तवज्जो नहीं दी कराची के लिए, या अदरवाइज जो करना चाहिए था वो हक अदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिला है। और वज़ीर आज़म साहब को भी ख़ास तौर से ये कहा जाता है कि उन्होंने भी कराची पर वो तवज्जो नहीं दी। गो कि वो मुख्तलिफ दौरे करते रहते हैं मुख्तलिफ औकात में, और कल भी वज़ीर आज़म कराची जा रहे हैं। कल वहाँ पर सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। अब ये 2-3 ऐसे मंसूबे हैं जिस पर आजकल बहुत बात की जा रही है। गवर्नर सिंध का बयान आया कि एक के बाद एक खुशखबरी जो है वो हम लेकर आ रहे हैं कराची वालों के लिए। एक तो ग्रीन लाइन बस सर्विस जिसका आगाज़ होने जा रहा है अगले महीने से। ट्राई रन जो है कहा जा रहा है कि 10 दिनों में शुरू हो जाएगा। 40 बसेस जो हैं वो उसकी आ चुकी हैं। फिर कल सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट का संग बुनियाद वज़ीर आज़म रख देंगे, और इसके अलावा K4 2023 से पहले उसको शुरू करने का भी दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। अब ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर रिसेंटली PMLN की हुकूमत भी बात कर रही है कि ग्रीन लाइन बस सर्विस वो मंसूबा है जो हमने जाने से पहले 2016 में ही तमाम चीज़ें उसकी हो गई थी, तकमील के मराहिल में था, और बाय 2018 ये ख़त्म हो जाना था, लेकिन PTI की हुकूमत आ गई तो उनकी हुकूमत की वजह से ये 3 साल डिले जो है इसमें आया। और यही राय, यही ओपिनियन उनकी सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट के हवाले से भी आती है। जब भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई किसी भी मंसूबे को लेकर या किसी भी मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है सिंध के मामलात, सिंध के डेवलपमेंट, सिंध के प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से काफ़ी बरहमी का इजहार किया जाता है। अभी रिसेंटली हमने देखा 2 केसेस का, यहाँ मैं आपको बताऊंगी, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के हवाले से काफ़ी तनकीद की। एक कराची में नालों के अतराफ तजावुज़ात के ख़ात्मे से मुतालिक समाअत थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे वो ये थे, शेम ऑन सिंध हुकूमत, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और साथ ही साथ एक सखर के हवाले से उन्होंने बयान दिया जिसमें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि तबाह कर दिया है इन्होंने पूरा सखर, और ये वो केस था जो कि गैर कानूनी तामीरात और कब्जे से मुतालिक केस के हवाले से था। सबसे पहले तो इन्हीं चीज़ों के हवाले से बात करेंगे कि क्या ये जो हमें विफाक वर्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस वक्त नज़र आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये मामलात इसी तरीके से चलते रहेंगे? आखिर क्यों कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है? किसकी जिम्मेदारी इस वक्त ज़्यादा बनती है? मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में खुर्रम शेर जमान साहब मौजूद हैं, मेंबर सिंध असेंबली PTI। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ सेनेटर आजिज़ धामरा साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपका भी बहुत शुक्रिया धामरा साहब। खुर्रम साहब आपसे आगाज़ करेंगे। अब ये 2 मंसूबे, एक तो कल जो वज़ीर आज़म साहब इफ्तिताह कर रहे हैं सर्कुलर रेलवे मंसूबे का, और K4 का भी PMLN क्रेडिट ले रही है, और साथ ही साथ ग्रीन लाइन बस सर्विस। वाकई PMLN ने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए थे, ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, ओवरऑल भी अगर आप देखें पूरे मुल्क में जो प्रोजेक्ट्स हैं तो PMLN का ये दावा होता है कि हमारे मंसूबे मुकम्मल थे, ये तो सिर्फ तख्तियाँ लगा के उन्हीं का दोबारा इफ्तिताह कर देते हैं। अच्छा देखें, थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताऊं रिगार्डिंग ग्रीन लाइन। वो ऐसा था कि जो पिछली फेडरल गवर्नमेंट थी उन्होंने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार करना था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने इसका IT सिस्टम रेडी करना था, और उसके साथ साथ इसकी बसेस मंगानी थी। जब PMLN की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उस वक्त इनका तकरीबन 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ था। पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने आते साथ रिजेक्ट कर दिया कि ना तो हम बसेस मंगाएंगे,
ना IT सिस्टम मंगाएंगे, ना हम इसको चलाएंगे। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की इन सब मंसूबों के लिए। जी बिल्कुल। उन्होंने नहीं, सिर्फ मैं आपसे ग्रीन लाइन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट की फेडरल गवर्नमेंट से, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट की फेडरल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये तो जाहिर है नाअहल है, ये तो नहीं कर सकते। सो लिहाजा हमने ग्रीन लाइन की जो बसेस थी वो भी मंगाई, जो उसका IT सिस्टम था उसके लिए भी हमने टेंडर्स किए, जो कि तकरीबन सब मुकम्मल हो चुका है। बसेस आपके सामने आ चुकी हैं और नवंबर के फर्स्ट वीक में मेरे ख्याल से ट्रायल रन हो जाएगा। सो ये बात तो साबित होगी कि जो आधा काम छोड़ के गए थे PMLN वो हमने कंप्लीट किया, और जो जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी थी वो उन्होंने उसका काम नहीं किया। यानी ये बात आप मानते हैं कि PMLN ने उस वक्त से आगाज उन्होंने किया था तो काफी हद तक वो मुकम्मल हो गया था। खाली इंफ्रास्ट्रक्चर। PMLN भी जो बात कर रही है कि ये हमारे दौर के मंसूबे थे, सकते हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल। और आप ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से डिले हुआ। दूसरी चीज ये है कि देखिए सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी तो 18वीं तरमीम के बाद इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है ना। जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, चाहे वो पानी हो जाए, सफाई सुथराई हो जाए, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो जाए। 13 साल में इन्होंने तो एक बस भी शहर कराची को नहीं दी। सो बेसिकली ये जिम्मेदारियां क्योंकि इनकी थी, ये नाकाम हो गई, ये काम नहीं कर सकते, तो हमने ये एहसास करते हुए वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की और उनसे कहा कि ये काम सब हमने करने पड़ेंगे। अच्छा। अब आप देखें ना कि अगर शहर में आग लग जाती थी तो यहाँ पे आग बुझाने की जो है फायर ब्रिगेड्स नहीं होती थी। 52 फायर ब्रिगेड्स हमने मंगा के दी ताकि जब आग लगे तो बुझाई जा सके। इस शहर को पीने के पानी के लिए K4 का प्रोजेक्ट था, जो कि इन्होंने 13 साल उसमें 25 अरब रुपए ज़ाये किए, जो कि पिछली फेडरल गवर्नमेंट की थी। और 13 साल के बाद फ्लोर ऑफ द हाउस इनके मिनिस्टर ने कहा कि डिज़ाइन हमसे गलत बन गया है, वो 25 अरब ज़्यादा ज़ाया हो गए। अब वापडा के थ्रू वफाकी हुकूमत जो है वो K4 का प्लान पूरा मुकम्मल कर रही है, जिसके ज़रिए कराची शहर को पानी मिलेगा। कराची शहर में 6 ब्रिज बने नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर, वो वफाकी हुकूमत ने बनाए, इनका काम था। नेपियर रोड बनाया 6.4 किलोमीटर्स का, और उसके अलावा निश्तर रोड बनाया 6.3 किलोमीटर्स का। मंगोपी रोड अभी बन रहा है, फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम हो रहा है आपके सामने। उसके अलावा आपने देखा कि 9 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च किए पिछले एक साल में PTI के MPS के ज़रिए, MNS के ज़रिए, और पूरे शहर में जितने भी इंटरनल स्ट्रीट्स थी, जितने पार्क्स थे, जितने ग्राउंड्स थे, वो सारा काम PTI के MNS MPS ने मुकम्मल कराया। आखिर में लोगों ने हमने उसका जवाब दिया ना। आखिर के अंदर मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर बारिश हुई थी। लास्ट ईयर क्या, जब कराची में अल्लाह की रहमत आती है वो जहमत में तब्दील हो जाती है, शहर डूब जाता है पूरा। इन्होंने कुछ काम नहीं किया। हमने 35 अरब रुपए खर्च करके शहर के 3 बड़े नाले, गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और उरंगी नाला, उसकी हमने सफाई पूरी मुकम्मल करी। इनकी जिम्मेदारी थी कि जो इंटरनल छोटे नाले थे जिनके ज़रिए बड़े नालों के अंदर पानी आना था, उनको साफ़ करना था। इन्होंने उनको भी साफ़ नहीं करा। जब भी 2 दिन पहले कराची में आधा घंटा बारिश हुई और आपने देखा कि शारे फैसल जैसा जो रोड है, जहाँ पे कोई ग्रीन लाइन गुजर नहीं रही है, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उसकी वजह से, वो रोड जो है वो भी आपका डूब गया। ठीक है। सो बेसिकली जिम्मेदारियां सारी अच्छा, इनकी हैं। ये चीजें ऑब्वियसली सेनेट आजज हमरा सब देखें, हम जब भी सिंध के हवाले से या सिंध हुकूमत के हवाले से बात करते हैं, या स्पेसिफिकली जब कराची की बात करते हैं, क्योंकि वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी काफी मैंडेट मिला है इस बार, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है कि एक बयान आता है, फिर उसका जवाबी वार आता है, और वो एक विफाक वर्सेस सिंध हुकूमत मामला लगता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनकी हुकूमत में नहीं, माजी की हुकूमत में भी यही था। PMLN से भी आपको ऐसी शिकायत थी, और PMLN कमोबेश यही बातें आपके लिए उस वक्त भी करती थी, और अभी भी जो बातें हो रही हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब ड्यूरिंग हिज विजिट टू कराची वो करें, या फिर खुर्रम साहब करें, या इनकी जमात का कोई और मेंबर करे, तो अगर जब दोनों ही जमातें, जिनकी वफाकी हुकूमत माजी में रही या जिनकी अभी है, जब वो आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर अवाम ज़ाहिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई इन तमाम चीज़ों में हकीकत है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां, वो कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद जो आपकी बनती हैं वो हम अदा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सादिया, पहली बात तो इन झूठों और डाकू वफाकी हुकूमत ने जिस तरह सिंध के फंड रोके हुए हैं और जिस तरह ये क्वेश्चन मार्क करते हैं सिंध की गवर्नमेंट के ऊपर, तो अभी जो जितनी परफॉर्मेंस इन्होंने बताई है खुर्रम शेर जमा साहब ने, फिर तो तालियां बजानी चाहिए पूरी कौम को। कराची के मसाइल तो हल कर दिए 3 साल में वफाकी हुकूमत ने, और मेरे ख्याल में अब कराची के कोई इशू नहीं रहना चाहिए। इनके MNAs ने 10 अरब रुपए कराची में ख़त्म कर दिए, और आज भी आपके चैनल कह रहे हैं कि कराची का इशू जू को तू है। और इन्होंने कहा कि हमने 35 अरब रुपए नालों पे खर्च कर दिए, और फिर ये कह रहे हैं कि बारिश बरसी तो कराची के अंदर पानी नजर आया। NDA में लास्ट ईयर आई, उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, बड़े नाले जो हैं वो NDA में साफ करेगी, उनको फंड भी मिले, उन्होंने साफ कर दिए, तो कराची का कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, कराची का इशू क्योंकि सिंध
गवर्नमेंट की वजह से वो आधे घंटे की बारिश की वजह से पानी जमा हो गया, उनको ये तकलीफ होती है। तो अभी इस्लामाबाद में किसकी गवर्नमेंट थी और क्या हालत थी कि गाड़ियां बहती हुई नजर आई आपको। लाहौर के अंदर जब बारिश हुई तो गाड़ियां आपको बहती हुई नजर आई, ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है। इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर भी नाअहली है। तो ये जो पैसे आपने लगाए K4 आपने हल कर दिया, ट्रांसपोर्ट का इशू आपने हल कर दिया, आपके 10 अरब लगा दिए। नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे पूछने की जिसारत इतनी है, ये उस वक्त की हुकूमतों को इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी कि आपने वो नालों पर तामीर कर दिया वो सेक्टर। एग्जैक्टली इनसे पूछें कि आपके जो दोस्त नफीस लोग आपके साथ बैठे हैं, किसको पता नहीं कि लोकल बॉडी का एक पावरफुल निजाम जो था 35 साल से वो कौन बरजुमान थे। आज भी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब की बेहतर मैनेजमेंट, दिन रात काम की वजह से इमीडिएटली आपको रिलीफ मिला और चंद घंटों के बाद फुटेजेस आ गए, सोशल मीडिया पे आ गए कि जी ये रोड लो जहां पर ट्रैफिक रवां दवा है। मगर पीटीआई के झूठों की जो दलदल में फंसी हुई है चीज, उसको नजर नहीं आती। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक तो आप डाकू बन के सूबाई गवर्नमेंट के जो आईनी पैसे हैं उस पे आप डाका मार के बैठे हुए हैं और फिर आप परफॉर्मेंस की नीड भी रखते हैं और नहीं मिल रहे भी करते हैं। लेकिन तो आपने जितनी मैं इसका जवाब ले लूंगी कि फंड्स क्यों नहीं मिल रहे, कराची के अवाम फिर तालियां बजाएं और सारे मसाइल आपने हल किए हुए हैं। फिर तो लेकिन ये जो कल सर्कुलर रेलवे का मंसूबा, उसका संगे बुनियाद ग्रीन लाइन बस सर्विस, धामरा साहब उसका संगे बुनियाद, अब वो क्रेडिट ये लें या PMLN लें, इनकी तो लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन आपको नहीं वो क्रेडिट दोनों जमातें देने को तैयार है। इनका एक भी क्रेडिट नहीं है सिवाय झूठ और प्रोपेगेंडा करने के लिए। ये क्रेडिट इनको जाता है 100%। मैं नहीं लेता, कोई और नहीं लेता, ये इनके खाते का है, इनको दे देते हैं, क्योंकि मैं किसी के खाते का क्रेडिट किसी और को देना नहीं चाहता। जहां तक आपने कहा कि लास्ट फेडरल उसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं थे, तो सादिया ये रिकॉर्ड की बात है कि जब लाइन ऑर्डर की सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कराची आए थे, सिंध गवर्नमेंट ने उनके साथ काम किया था और उन्होंने भी एक प्रॉमिस किया था कि लाइन ऑर्डर की सूरत हाल पे पार्टनर हैं और फेडरल गवर्नमेंट आपको 50% इखराजात देगी। जो रिकॉर्ड की बात है कि 1 रुपया रिलीज नहीं हुआ और सिंध गवर्नमेंट ने अपने डेवलपमेंट बजट को कट लगा के वो तमाम इखराजात लाइन ऑर्डर के भरे और हमने लेकिन उनकी तरफ से भी अगेन वही बात आ गई। मैं कह रही हूं कि पीटीआई हो या PMLN हो, उनकी तरफ से भी वही बातें की जाती हैं। जब सिंध हुकूमत की बात आती है, पीपल्स पार्टी की बात आती है, अभी शहबाज शरीफ साहब हालिया जब उनका दौरा हुआ कराची का, तो उन्होंने कहा कि कराची के मसाइल देख के मेरा दिल खून के आंसू रोता है। वो इमोशनल हो गए और वो कहने लगे कि मेरी ये दुआ है कि मैं मरने से पहले कराची के मसाइल का हल देख लूं। ये शहबाज शरीफ साहब ने अपनी आरजू का इजहार किया। खुर्रम शेर जमान साहब, फंड्स की इन्होंने बात की, शहबाज शरीफ साहब ने इस टूर से पहले ये भी कहा था कि मैं सिंध गवर्नमेंट की तारीफ करता हूं। जी अच्छा सर, वो पता नहीं फिर उस वक्त आप लोगों की PDM में, शायद PDM इकट्ठी थी ना, उसके बाद PDM में जब से दरार आई तो उन्होंने वहां जाके फिर आपको काफी खरी सुना भी दी थी। खुर्रम शेर जमान साहब पूछे, मगर उन्होंने शहबाज शरीफ ने मेरे ख्याल से ये भी फरमाया था, शहबाज शरीफ ने शायद ये भी फरमाया था कि मैं जरदारी को लाहौर और लाड़काना की सड़कों में घसीट के करप्शन का पैसा उनके पेट से निकालूंगा। शायद आपको याद हो, ये भूल गए। देखिए असल में बात यह है कि आप तो इस्लामाबाद में होती है, मैं आपको बताऊं, सिंध जो है ना इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन बन चुका है, जिसके वाइस चांसलर जो हैं इनके आसिफ अली जरदारी हैं, ट्रस्टी इनके बिलावल जरदारी हैं और उसके जो चीफ मैनेजर हैं वो मुराद अली शाह हैं। अगर पूरी दुनिया के अंदर आपको वर्ल्ड 11 बनाएंगी ना करप्शन की, तो वो पूरी की पूरी टीम पीपल्स पार्टी आके उसको फिट बैठ जाएगी। देखिए ये फरमाते हैं सादिया कि हम इन्हें पैसे नहीं दे रहे, ये पॉसिबल नहीं है ना। ये एक निज़ाम बना हुआ है, हर महीने स्टेट बैंक में इनके पैसे जाने हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वज़ीर आज़म ने अपने जेब से पैसे निकाल के, ये स्टेट बैंक के गवर्नर उनके जेब से निकाल के पैसे नहीं देने। एक सिस्टम बना हुआ है NFC के बाद 18वीं तरमीम के ज़रिए जो इनका शेयर है वो उनके पास जाना ही जाना है, लेकिन क्योंकि पैसा सारा जो है वो करप्शन के नज़र हो जाता है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जाता है, वो रोका नहीं जा सकता ना। मतलब हम चाहें, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को पैसा ना दिया जाए क्योंकि सब लूट मार के नज़र हो जाएगा, लेकिन मैं रोक नहीं सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ क्योंकि एक तरीकाकार बना हुआ है। अच्छा देखिए, हमारा तो इस बात का अफसोस है ना कि मैं सिर्फ कराची के लिए तो नहीं रोता हूँ, मैं तो पूरे सिंध की बात करता हूँ। सो देखिए, कराची से तो इनको वोट नहीं मिला, ये काम नहीं करते। नवाब शाह के लोगों ने क्या किया, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी को वोट दिया, उनका क्या कसूर है? वहाँ पे कुत्ते काट रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, रेबीज की वैक्सीन नहीं है। अच्छा, लड़काना वालों का क्या कसूर है जो जिता के बिलावल को आए?
एड्स से लोग मर रहे हैं वहाँ पे, इनके पास इलाज वहाँ पे मौजूद नहीं, क्या करना है, ये हालात है। थर के लोगों का क्या कसूर है, ये लोग जीत कर आए ना, भूख से बच्चे मर रहे हैं थर के अंदर। पड़ता है अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में देख लें, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ थर के बच्चों ने क्या कसूर किया। उसके बाद मुझे बताएं कि जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए हैं, जीते हुए ना, वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया। हालात सादिया ये हैं कि सूबे सिंध के अवाम के पास हालात ये हैं कि पीने का पानी नहीं है। ये कौन कह रहा है, वाटर कमीशन कह रहा है कि 70% लोग जो पानी सूबे सिंध में पीते हैं इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। स्कूलों में बच्चों के पास तालीम नहीं है, और जो करप्शन के हालात हैं, 5,500 रुपये का जो डेस्क है वो 29,000 रुपये में इन्होंने ख़रीदा। हमने शोर शराबा किया तो इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि आप जाएं किसी हॉस्पिटल के अंदर, चक्कर लगाएं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं हम तुम्हें हेल्थ कार्ड देना चाहते हैं, ये कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा हॉस्पिटल का निज़ाम बहुत अच्छा है। स्ट्रीट क्राइम के ये हालात हैं कराची शहर के अंदर कि सिर्फ इस साल में बाहर से लोग आ रहे हैं NICVD में इलाज करवाने के लिए। नहीं देखें, लोगों को बीमारियां, लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, इसमें क्या करें। एक NICVD का खाली दिल की बीमारी है और हज़ारों बीमारियां जो मौजूद हैं, उसका क्या होगा। स्ट्रीट क्राइम के हालात ये हैं कि सिर्फ इस साल के अंदर तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोगों के मोबाइल छीन गए हैं, हज़ारों लोगों की गाड़ियाँ छीन गई हैं, हज़ारों लोगों की मोटरसाइकिलें छीन गई हैं। ये हालात हैं स्ट्रीट क्राइम के। जो करप्शन की बात मैंने आपसे की साथ वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो लेटेस्ट 2020-19 लाए, उसमें इनके ज़कात के डिपार्टमेंट के अंदर भी इरेगुलरिटीज हैं। कैपिटल में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वहां पे आपकी हुकूमत है, मतलब तो ये नहीं है ना, उसका मतलब ये तो नहीं है कि सिंध के अंदर भी हो। मैं तो नहीं मना कर रहा हूँ, अगर लेट्स से कि लाहौर में या पेशावर के अंदर कोई इशूज हैं, इसका मतलब है कि सिंध में ना हो। तो बात यह है कि आप तो 13 साल से बैठे इख्तिदार में ना, आपका तो 5वां दौर है सूबे सिंध के अंदर। हमें तो हमारा तो पहला टर्म है, हम तो फिर भी डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब के जो रिमार्क्स जिनका हमने जिक्र किया था, ये 2 केसेस के हवाले से थे। एक तो गैर कानूनी तामीरात और कब्जे से मुतालिक केस था जिस पे उन्होंने कहा कि पूरा सखर जो है वो तबाह कर दिया है, और दूसरा नालों के अतराफ तजावुजात के खात्मे के मुतालिक था। उसके हवाले से जो उन्होंने कहा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत में कुछ नहीं हो रहा, वर्ल्ड बैंक के कितने मंसूबे हैं मगर कुछ नहीं होता, वुज़रा और बाकी सबके लिए फंड्स मौजूद हैं, बाकी सारे उमूर चलाए जा रहे हैं, सिर्फ अवाम के लिए पैसा नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि पैसे कहाँ खर्च होने हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस बिल्डिंग को उठाओ उसका बुरा हाल है, सड़कें टूटी हैं, बच्चे मरे, कुछ भी नहीं होता, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। और अगले जुमले में सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत को नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये हाल सिंध हुकूमत का और यही हाल विफाकी हुकूमत का भी है। सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं, सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों के काम तो करें। पूरा कराची गंद में भरा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। क्या ये कराची शहर है? गैर कानूनी कब्जे और सड़कें बदहाल, कुछ नहीं कराची में। ये आजिज हमरा साहब, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज हैं जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। जो सीएम सिंध कह रहे हैं कि जी हमारे हवाले से नहीं कहा सिर्फ कि शेम ऑन सिंध हुकूमत, वो शेम और भी लोगों को दिलाने की उन्होंने कोशिश की। जाहिर है इसमें विफाकी हुकूमत का उन्होंने जिक्र किया, बट बहरहाल ये हम देख रहे हैं कि तवातुर के साथ ये बयानात आ रहे हैं और ये किसी और की ओपिनियन नहीं है, चीफ जस्टिस की है। देखिए सादिया, मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर। अभी जो एक बड़ी गुफ्तगू फरमाई इन्होंने कि पैसे हम नहीं देंगे, पैसे करप्शन होती है। भाई पैसे आपके जाती पैसे नहीं होते हैं, और मेरे ख्याल में एक सबब है जो मैं आज पाकिस्तानी कौम के सामने रखना चाहता हूं कि वो पैसे सिंध गवर्नमेंट के लिए बचते क्यों नहीं है। वो पैसे ये इन्होंने कहा कि वाइस चांसलर हैं सिंध में करप्ट। सादिया प्लीज मुझे अगर बात करना नहीं मिलता ना, मैं ये रिकॉर्ड की बात करना चाहता हूं, नहीं मिलता, ये झूठे हैं ना, इनको क्रेडिट जाता है झूठ बोलने का। अब ये टीवी पे आके अगर झूठ बोले, अगर मंगल को ये बुध कर दें और जुम्मे को ये सैटरडे कर दें, तो मैं मतलब क्या कर सकता हूं। लोग सुनते हैं कि जुम्मे को सैटरडे कहती है, ये पीटीआई का शेवा है, हमारा शेवा नहीं है ये। दूसरी बात, अगर पैसे सिंध के लिए नहीं बचते हैं तो उनका एक रीजन है। रीजन ये है, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है खुर्रम, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है। अब जरा बात सुने।
आप जो जी, कहते हैं ना बोलें, कि जी, सिंध में आप वाइस बात चांसलर करें, करप्शन का, बात करें। वाइस जी, करें। चांसलर मेरे ख्याल में छोटी पोस्ट है, वाइस चांसलर छोटी पोस्ट है। आप शहंशाह करप्शन है, आप तो पूरे मुल्क के शहंशाह हैं, जिससे कोई सूबा भी महफूज नहीं है। और खासतौर पर सिंध के लिए पैसे क्यों नहीं बचते? इनसे कोई ये पूछे शहंशाह करप्शन से कि जफर मिर्जा साहब जो आपके बड़े लाए थे, इंपोर्टेड किए हुए थे, जो आपके हेल्थ एडवाइजर थे, कोरोना के हवाले से उसके ऊपर इल्जामात लगे हैं, कहां है आज जफर मिर्जा साहब? कौन से जेल में हैं? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, माल लेके चले गए। उसके बाद तरीन साहब, कौन पूछे उससे? आपने अपना एक सेनेटर अली जफर नामजद कर दिया, बिल्ली को दूध के ऊपर रख दिया आपने। उसके बाद कियानी साहब से कौन पूछे, जिसने दवाई का स्कैंडल कर दिया? नदीम बाबर से कौन पूछे, जिसने पेट्रोल कीमत में अरबों रुपए का टीका लगा दिया? चीफ जस्टिस का बताएं, क्या बोला चीफ जस्टिस ने? पाकिस्तानी कौम के ये अरबों रुपए लूटे गए हैं, का तो बताएं, अरबों रुपए लूटे गए हैं, जो शहंशाह करप्शन, करप्शन की बात जवाब नहीं देंगे चीफ जस्टिस का। वो तो है, मैंने तो कहा कि वो उन्होंने खुद ही कहा कि यही हाल वफाकी हुकूमत का भी है, इनका जवाब तो इनसे देते हैं। आए जल्दी आइए, जी फरमाइए, जल्दी आए जी। अब मैं आता हूं। अच्छा, ये सारी करप्शन के लिए एक काम कर रहे हैं, मीडिया का गला दबा रहे हैं। बताएं जल्दी, चीफ जस्टिस ने क्यों ऐसे इल्जाम लगाए आपके ऊपर? शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, बताइए। अरे भाई, चीफ जस्टिस ने एक नहीं काफी मर्तबा आपके प्राइम मिनिस्टर आपके चहीते नेब के लिए शर्म के लिए बात की है। आपको तो डूब मरना चाहिए चीफ जस्टिस के साहब का स्टेटमेंट पे। और दूसरी बात, अपना बताएं ना, अपना तो बताएं पहले। एहतराम है, मगर मैं चीफ जस्टिस साहब को सखर के लिए क्या बोला चीफ जस्टिस ने? बड़े एहतराम के साथ कराची के कचरे के बारे में क्या बोला है? अल्लादीन पानी के लिए क्या बताया वो बताएं। गवर्नमेंट बनाए। मगर मैं चीफ जस्टिस साहब से यह भी कहूंगा कि वफाक ने जो जायज पैसे सूबे के रख दिए गए हैं, अपने पास डाका लगा के रख दिए हैं, ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तब्दील कर दिए हैं, इनको इजाजत है, सिंध को इजाजत नहीं है। ये आईजी तब्दील कर दें जितने कपड़े। वो शायद आपको भी बताना चाह रहे थे ना कि आप भी ज्यादा खुश ना हो वफाकी हुकूमत के सामने से यही बात की है, लेकिन एक नहीं कई मरतबा इमरान खान और उनकी हुकूमत और उनकी काबीना के लिए कई मरतबा कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए। इनको नहीं है तो मेरा क्या कसूर? ठीक है, चलें, सही है। वफाकी हुकूमत का यही हाल है, ये उन्होंने कहा, ये जुमला मैंने बताया भी, और इनको मैंने कह भी दिया कि आप भी खुश ना, आपकी हुकूमत के हवाले से भी बात की है, लेकिन जफर मिर्जा साहब कहां है, इन केसेस का था, सिंध का और कराची का साहब कहां है, राइट, वो एसपीआर के चेयरमैन कहां है, ये जरा कौम को बता दो। ये होते नहीं है वैसे इस्लामाबाद में। अब ये आपके लीडर के लिए, जरदारी साहब के लिए यहाँ पे आए हैं, जरा मैं उनसे ये भी पूछ लूं कि क्यों आए हैं? जी, थोड़ा खामोश हो जाए ना तो उनको मैं समझाऊं ताकि इनको भी आवाज आए। देखिए, असल में जब मैं आपसे कहता हूं ना कि यूनिवर्सिटी नहीं आप खामोश नहीं हुए थे, मैं तो आपके झूठों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप झूठ बोलेंगे मैं इंटरप्ट करूंगा। बड़े साहब हैं और साथ में ट्रस्टी जो है इनके छोटे साहब हैं और सीएम इनके जो ना तो इन्होंने ना ये साबित किया है सारा। अब देखें, जैसे कि हम आपसे बता रहे हैं कि असासे साबित करने के इलेक्शन कमीशन को आप क्यों लगा रहे हैं? छुपाए हुए हैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन के अंदर, कमीशन को आप क्यों लगा रहे हैं? शो ही नहीं किया है। नैब ने जब नोटिस दिया इनसे, नैब ने पूछा जरदारी साहब की किसी प्रॉपर्टी के हवाले से बताएं कि झुमके मीडिया का गला क्यों दबा रहे हैं? झुमके तो मीडिया का गला क्यों दबा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को आप क्यों लगा रहे हैं? आप ये बताएं, आपके सारे डाकू कहां छुपे हुए हैं? सवाल किए जाएंगे तो ये सवाल का जवाब नहीं देंगे। साथ साथ हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका जो लूटमार का सिलसिला है वो भी चलता रहेगा, नॉन से इन्होंने रुकना नहीं है। नदीम बाबर कहां है? सबसे आसान तरीका इनका ये है, बाबर कहां है? शोर मचाओ, इतना शोर मचाओ टीका लगाने वाले डाकू कहां है? सच्चाई लगे। अब आप देखें, अंदाजा लगाएं कि इनसे 4 दफा आपने सवाल किया कि आपको जो है, जो चीफ जस्टिस साहब ने बात कही है उसके बारे में बताएं। ये वही नदीम बाबर, अरे भाई, चीफ जस्टिस साहब की मर्जी है, वो कभी आपको शर्म दिलाने की बात करते हैं, आपको नहीं आती है। देखना चाहते हैं शायद आपकी तरफ से कि आप कोई प्रेसिडेंट सेट कर दें अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके। आप वहां पर आए, आप वहां पे देखें। चीफ जस्टिस साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो नालों के लिए अरबों रुपए खर्च किए हैं ना, जैसे वो वफाकी हुकूमत ने इनसे पूछे कि कहां करप्शन की है। ये गिलगित बल्तिस्तान से भी फारिग हो गए, 10 अरब रुपए से भी फारिग हो गए, कराची में लगाने वाली वफाकी हुकूमत से पूछे कि वो 10 अरब रुपए कहां लगे। अब इनकी बारी है कि ये सूबे सिंध से भी जाएंगे और वो नजर आ रहा है आपको।
ये कोई नदीम ऐसी बाबर बात कहाँ नहीं है? कि कोई देर की बात है, ये कुछ महीनों नदीम की बाबर बात आप कहाँ देखेंगे, है? ये अली बात जफर नहीं कहाँ के है? इलेक्शन जिनका मैं जिक्र यानी कर रही कहाँ हूँ, है? कहना तरीन चाहिए। कहाँ है? मनीष से हारे, FBR के वो गुलशन से चेयरमैन हारे, कहाँ है? आधे शहर से हमने तो 4 से 14 सीट्स ले लिए हैं। करप्शन के शहंशाह लोगों से पूछना नहीं, चाहता हूँ लेकिन फिर कि भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो कराची के अंदर सबसे ज्यादा मेजॉरिटी सीट्स तो पीटीआई ने निकाली ना, जो हमारी 4 सीट्स थी, हमारी 4 से हम 14 पे चले गए। कराची में सबसे बड़ी पार्टी आई है। वाडा वाली सीट कैसे चली गई फिर आपसे? नाम दिलवाए हैं, अभी गिनवा दिए हैं यहाँ पे। जी जी ठीक है, कराची वाली सीट 249 की कैसे चली गई? देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, लेकिन कि ना हमेशा से ना यूजुअली एक ट्रेंड होता है कि सूबों के अंदर हुकूमतें जो हैं जो सीट्स होती हैं, सादिया पूछे नदीम बाबर कब गिरफ्तार होंगे और उनको क्यों वजारत से निकाला? लेकिन ज़िमनी इंतखाब फिर आप क्यों हारते गए पंजाब में? कोई सीट अगर ये जीत गए तो अच्छी बात है ना, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी बात मान लूं कि ये ट्रेंड होता है कि जिस सूबे में जो हुकूमत होती है वो ज़िमनी इंतखाब जीतती है, तो फिर आप पंजाब में सारे ज़िमनी इंतखाबात हारते चले गए। सीट जीत गए तो उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन उसका मतलब सादिया ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि सीट जीतने का मतलब ये कि बाकी नदीम बाबर कहाँ है? नदीम बाबर कहाँ है? कब गिरफ्तार होंगे? जैसे तो पाकिस्तान कह रहे हैं वो कोई छोटी चीज है, वो ये चाह रहे हैं कि भाई अपने ये जिन लोगों के स्कैंडल्स आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके पीटीआई के हुकूमत प्रेसिडेंट सेट कर दे, इसीलिए बार-बार उनके नाम गिनवा रहे हैं। कार्ड पे नवाज शरीफ को वैक्सीन लग गई, पकड़ा इनको। देखिए असल में खुद धामरा साहब बात सुनिएगा, धामरा साहब बात सुनिएगा, ये जो खुर्रम साहब ने अभी बात किया ना, ये इसका जरा जवाब दे दें। देखें, आपने नाम गिनवाया, जहांगीर तरीन, आप नदीम बाबर, जफर मिर्जा, आमिर कियानी, जितने लोगों के नाम से भी मंसूब स्कैंडल सामने आए हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ। कल इस्लामाबाद, सुन तो लें धामरा साहब, सवाल तो सुन लें। इन्होंने कहा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक समाअत है कि वहाँ पे जा रहे हैं जरदारी साहब की न्यूयॉर्क मैनहट्टन की प्रॉपर्टी के हवाले से। तो अब कल अगर आप लोग भी जितने नाम आप गिनवा रहे हैं इनके खिलाफ, वो कहते हैं चले जाए ना, अदालतें खुली हैं, आप चले जाएं उन लोगों को अदालतों में लेके इन स्कैंडल्स पे। तो पीपल्स पार्टी वो कहते हैं क्यों नहीं जा रही? अच्छा सादिया ये सवाल करके ये असेस कर रहे हैं कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कहां है? आप जो तब्दीली का नारा झांसा देके आए वो कहां है? अगर मुझे कोर्ट में जाना है तो आपकी तब्दीली का नारा कहां है? आपकी आपको नजर नहीं आती, क्रेडिबिलिटी है वो कहां है? मतलब ये मान रहे हैं इन्होंने डाके लगाए और मुझे अदालत में जाना है। देखिए ना, आपकी नजर ये मान लिया ना आपने। थैंक यू वेरी मच खुर्रम, थैंक यू वेरी मच खुर्रम कि आपने एक्सेप्ट किया कि आपने डाके डाले और मुझे अदालत में जाना है। क्रेडिबिलिटी गई, याद है भूल गए आपकी। लेकिन अब चलिए, इन्होंने तो मान लिया, लेकिन आप चले कोई आवाज उठाएगी मीडिया, जाइए। मिसाल ही देते हैं कि भाई हमने नवाज शरीफ वाला पैनामा केस आया तो हमने परसू किया उसको। तो ये तो मान रहे हैं ना आप? पता क्या होता है, ये तो मान रहे हैं आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ है? मचाएं, इतना बोलें, दूसरे को बात ना करने दें। आप शहंशाह डाकू हैं, ये तो मान रहे हैं ना? कि मान लिया इनके जितने लोगों के नाम आए वो निकले चले कर आप एक लम्हे को मान लेते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बट डाकू पाकिस्तान की पैनामा के हवाले से इन्होंने इमरान खान के जरदारी साहब के खिलाफ केसेस लेकर अदालतों में जाते हैं, तो आप इनके लोगों के खिलाफ क्यों नहीं जाते? सबूत देना, इनके पास कहां से जाएंगे? सादिया मैं इनसे पूछता हूं कि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी कहां चली गई? आप उनको वजारतों से निकालते हैं, इल्जाम लगा के निकालते हैं, सवाल करें कि इनका जो है चीफ जस्टिस साहब ने जो इल्जामात लगाए इनके ऊपर, उसके बारे में क्या किया है? मैं आपको बताऊं क्या होता है सखर के बारे में। जिस चीफ जस्टिस साहब ने एक नहीं आपके लिए बार बार कहा है कि आप बेशरम लोग हो, आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो एक ऐसा इदारा है जो सबसे बड़ा करप्ट आपकी चहीती नेब के लिए चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा? नक्शा पास करने के लिए 1 करोड़ जो आपने फंड रेजिंग की थी उसका क्या हुआ? के हवाले से उनको एक्सटेंशन देने की बात चल रही है, रीअपॉइंटमेंट की बात चल रही है, और इसका जवाब आप लोग ये पेश करते हैं कि नैब की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, रिकवरी उन्होंने, तो आप वाकई मानते हैं कि वाकई अच्छी रही? जहां तक मैं समझता हूं इस तरह का क्लॉज मौजूद नहीं है जिसके अंदर एक्सटेंशन दी जा सकती है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि ऑर्डिनेंस के जरिए हम कर सकते हैं। अमेंडमेंट्स आती हैं डिफरेंट बात है, लेकिन बुनियाद आपकी ये है कि नैब की परफॉर्मेंस अच्छी रही। डेफिनेटली देखिए, बट अगर आपके इसी में लॉजिक के साथ जाऊं तो फिर तो चीफ जस्टिस जो अदालतों में रिमार्क्स नैब की परफॉर्मेंस को लेके दिए गए वो भी बड़े गलत थे। देखिए सादिया, अगर कहीं पे कोई चीज गलत हो रही है तो मैं उसे थोड़ी कहूंगा कि नहीं वो गलत कह रहे हैं। अगर देखें सिंध में कोई काम गलत हो रहा है, जैसे कि अवाम के मसाइल हैं, पीने के पानी है, तालीम है, इलाज, उसको ठीक करें ना। लेकिन लेट्स से अगर लाहौर इस्लामाबाद में भी ये हो रहा है तो हमें ठीक करना चाहिए ना। मैं तो यहाँ पे बैठ के अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड तो नहीं करूंगा, मेरी गवर्नमेंट को चीज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको ठीक करूं और मैं एक्सेप्ट करूं गलतियों को। इनका पता इशू सारा क्या है? इनका इशू है क्योंकि ये शर्मिंदगी के अंदर है, इनका 5वां दौर है, 13 साल से ये लोग हुकूमत में हैं, इन्होंने डिलीवर नहीं किया, अब इनको शर्म
आती है। तो जाहिर है कि फिर इस तरह के लोग टीवी पे जाते हैं जो कि बैठ के जो है ना कंटिन्यूस अपनी चीजें बोलते रहेंगे, दूसरे को मौका नहीं देंगे। बट मैं ये समझता हूँ कि इनको अब कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद फिर ये समझेंगे पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए किसी पार्टी को अगर ऑपोजिशन में आना है ना तो कोई नई सियासी जमात आएगी। पीपल्स पार्टी का टाइम नहीं अभी यहाँ पर ऑपोजिशन करने का। धामरा साहब रिपीट कीजिए क्या कह रहे हैं। खुर्रम शेरजमा साहब, मैं सादिया के थ्रू आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये फॉरेन फंडिंग केस के स्टे कब खत्म होगा, और दूसरी बात ये जो डेमो के लिए आपने पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए फंड रेजिंग की थी डैम के लिए, वो पैसे कहां गए, कौन से चूहे खा गए? उसमें इमरान खान और साकिब निसार दोनों बराबर हैं, वो पैसे कहां हैं? हमने की थी। और फॉरेन फंडिंग केस के लिए आप स्टे कब खत्म कराएंगे? आप चीफ जस्टिस साहब से पूछे ना जाके, वो जो डैम्स के लिए जो नहीं, इमरान खान भी जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर भी जिम्मेदार है ना। हवा में क्यों बातें करते हैं, ये अदालतों में क्यों नहीं जाते हैं? एक रीजन है ना। नहीं, डैम के पैसे कहां गए जो आपने अरबों रुपए जमा किए? बाकी इनके पीएमएलएन से रिलेटेड चीजें चल रही हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप तब्दीली का पास रखते हुए खुद ही कार्रवाई करें, वो ये चाहते हैं। इल्जाम लगाना कहते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी पता चलती है। और शहंशाह करप्शन में आपसे पूछना चाहता हूं, जो डैम फंड रेजिंग हुई थी उसके पैसे कहां हैं? के ऊपर बैठ के बचे हैं पाकिस्तानी खजाने? आप जाएं जाके अदालतों में केस डालें, हाई कोर्ट में डालें। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, आपसे पूछना चाहता हूं। आप देखिए ना कि ये अगर बहुत अच्छे होते ना तो आज ये खाली फंडिंग सिंध तक पाबंद नहीं होते। आज इनकी जमात पंजाब में भी होती, बलूचिस्तान में भी होते, इनके हालात बहुत ज्यादा खराब है। सादिया, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि पीटीआई के लिए शायद मेरी जमात का रोना छोड़ दें, आप दो बातों का जवाब दे दें इसको। मुकाबला नहीं, आप कह रहे हैं कि हाँ, इनको बातें करने दें, आपस में अपने आप से कर रहे हैं। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़? पैसे कहां गए, किसने करप्शन कौन सी धामरा साहब? और दूसरी बात, फॉरेन फंडिंग केस का स्टे कब खत्म होगा? पीटीआई कब खत्म करेगी? वैसे जो मामला चल रहे हैं इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, वो लगता है फॉरेन फंडिंग का फैसला बड़ी जल्दी आने वाला है। वैसे धामरा साहब चलें, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया सैनिक राजेश धामरा साहब, खुर्रम शेर जमान साहब, आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो इस वक्त मुल्क भर में जारी पोलियो कैंपेन के हवाले से बात करेंगे। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पोलियो कैंपेन के हवाले से। इस साल की ये तीसरी नेशनल कैंपेन है जो कि मुल्क भर में चलाई जा रही है। 17 सितंबर को ये शुरू हुई खैबर पख्तूनख्वा में और 20 सितंबर से इसका आगाज़ हुआ मुल्क के बाकी हिस्सों में। ये कहा जा रहा है इस बार कि जो पिछले साल अभी तक केसेस रिपोर्ट किए गए थे, इस साल थोड़ी बेहतरी आई है और कम केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। उस पर भी आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया के उन 2 ममालिक में शामिल है जहां पोलियो अभी भी मौजूद है। एक पाकिस्तान है और दूसरा अफगानिस्तान है। दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो इसका खात्मा कर चुके हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से अभी तक हम पोलियो से निजात हासिल नहीं कर सके हैं। और मैस अवेयरनेस कैंपेन्स भी हर थोड़े अरसे के बाद होती हैं। और हम जब अपने प्रोग्राम में इस तरह कोई सेगमेंट में पोलियो के हवाले से बात करते हैं तो वो हमारे तरफ से एक अदना सी कोशिश होती है कि लोगों में अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके। वज़ीर आज़म ने अपनी संजीदगी का इजहार इस मामले को लेकर इस तरह किया कि अभी पिछले दिनों जो 20 हाईएस्ट रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं पोलियो के हवाले से, उनके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से वज़ीर आज़म ने डायरेक्टली मुलाकात की और उनको ये कहा कि इस हवाले से अपनी जो एफ़र्ट्स हैं उनको डबल कर दिया जाए, उनको दुगना कर दिया जाए ताकि जल्द से जल्द हम इसका इख्तिताम कर सकें। इस बार एक और चीज़ भी हो रही है जो कि पाकिस्तान में बच्चों के हवाले से बताई गई है कि विटामिन ए की डोजेज़ जो हैं वो भी इस वक्त बच्चों को दी जा रही हैं। और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में 50% बच्चे तकरीबन उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी मौजूद है। मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा दूं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवाद असगर साहब। आप माहिर हैं वबाई अमराज के और चेयरमैन हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट्स एंड इम्प्लीमेंटर्स के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और मुफ्ती अब्दुल गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पोलियो कैंपेन
कैंपेन कम्युनिटी लीडर हैं। मुफ्ती साहब को भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी ये तीसरी नेशनल कैंपेन इस ज़िमन में इस साल की हम ये देख रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है? क्या वाकई कुछ इंकरेजिंग सूरत हाल सामने आई है? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। बिल्कुल काफ़ी इनकरेजिंग खबरें हैं और उसके अंदर ना सिर्फ जैसा आपने बताया कि इस साल सिर्फ एक केस आया है, कंपैरिजन जो पिछले साल थे तक हम तकरीबन 80 केसेस के ऊपर थे अब तक, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है। लेकिन उसके जब एज एपिडेमियोलॉजिस्ट हम सवाल करते हैं कि ये जो डेटा आपका सही है कि नहीं है, तो इसके साथ जो दूसरा जो एविडेंस हमें मिल रहा है वो ये है कि जो शहरों के अंदर सीवरेज सैंपल्स टेस्ट किए जाते हैं कि ताकि उनके अंदर पोलियो तो नहीं आया हुआ, तो उसके अंदर भी नुमायां तौर पे कमी हुई है इस साल के अंदर। सो ना सिर्फ कि कोई केस नहीं मिला हमें एक के अलावा, बल्कि ये है कि जो दूसरी निशानी है, जो ज़्यादा पुख्ता निशानी है, वो ये है कि सीवरेज के अंदर भी हमें पोलियो के केसेस का मसलन पॉजिटिव सैंपल नहीं मिले। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ हैं, लेकिन ये चक्कर ये है कि जब तक एक भी मरीज़ है तो उस वक्त तक आपने एरेडिकेट नहीं किया। तो ये लंबी गेम है और हमें इसको बड़े सब्र के साथ और बड़ी तदब्बर के साथ खेलना है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि इस हवाले से ये जो पूरी कैंपेन है, कम्युनिटी लीडर भी हैं, इस वक्त जो बार बार बताया जाता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर पोलियो के ज़्यादा केसेस आते हैं या जो ज़्यादा रिस्क मौजूद है, और वज़ीर आज़म ने भी इसी हवाले से उन 20 डिस्ट्रिक्ट्स के जो कमिश्नर्स हैं उनसे मुलाकात भी की। आप ये बता सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा खदशात मौजूद हैं या हाईएस्ट रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 92 का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया। इस हवाले से मैं ये अर्ज करता चला जाऊंगा कि तकरीबन ज़रब आज़ब से पहले और ज़रब आज़ब के बाद हमारे सार्दर्न डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये इंतहाई हसास रहे हैं। खुसूसन इनमें हमारा ज़िला बन्नू, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग और इसी तरह लकी मरवत, ये इलाके जो हैं इंतहाई हसास रहे हैं और अभी तक हसास भी हैं। इनमें इंतहाई कोशिश से हमारे साथी काम कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद जगह जगह पर ऐसे हैं कि वहाँ पर हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। इस हवाले से हमारे साथियों से मुशावरत के बाद ये तय पाया है कि जहाँ पर रिलीजियस रिफ्यूजल है या डिमांड रिफ्यूजल है या इनके अलावा मिसकंसेप्शन है, इसमें तो हमारे साथी इंतहाई कोशिश कर रहे हैं, मगर बाज़ जगह ऐसे हैं कि वहाँ पर डिमांड जो होते हैं, मसलन एक बस्ती होती है उसमें गैस का मसला होता है और गैस सियासी बुनियादों पर लगाया जाता है। बाज़ ऐसी जगह होती है कि उनको सियासी बुनियादों पर नहीं पहुंचाया जाता, तो वहाँ पर डिमांड आ जाता है। तो इस डिमांड के हवाले से हमारे साथियों का मशवरा और मुतालबा ये है कि अगर मुताल्लिक़ इंतज़ामिया को ये इख्तियारात तफवीज़ किए जाएँ और उनको मखसूस फंड दिए जाएँ ताकि उनका डिमांड जो हो वो मौका पर हल हो जाए। ज्यादा डिमांड भी नहीं होता, सिर्फ गैस कनेक्शन होता है या मसलन प्रेशर पंप होता है या हैंड पंप होता है, तो पानी का मसला होता है। ये तो बुनियादी जरूरियात में से हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से अगर ये चीजें पूरी हो जाए तो जो रिफ्यूजल मौजूद है डिमांड के हवाले से वो इंशाल्लाह अज़ीज ये हालात कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी रहा मसला, चलें अल्लाह करे ये जो आप डिमांड्स बता रहे हैं ये भी चीज़ें जो हैं वो पूरी हों। लेकिन एक चीज़ मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी जैसे कहा जा रहा है कि 40 मिलियन बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र हैं उनको इस कैंपेन के दौरान, ये जो तीसरी नेशन वाइड कैंपेन है, इसमें वैक्सीनेट किया जाएगा, और साथ ही 50% बच्चों को इस बार विटामिन ए की डेफिशिएंसी का भी बताया गया जो कि पाकिस्तान में है और डेफिशिएंसी है। तो इस डेफिशिएंसी से क्या होता है, ज़रा ये भी जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको आगाह कर दें। जी देखिए, जो आपके सिर्फ विटामिन ए की कमी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे विटामिन की बच्चों के अंदर कमी है। विटामिन ए का ये फ़ायदा ये होता है कि वो एक सिंगल डोज के ज़रिए जो कैंपेन की सूरत में वो उसको पूरा कर दिया जाता है और उसकी वजह से जो उसकी विटामिन की कमी से बॉडी के अंदर मुश्किलात आती हैं और उसमें बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं। तो इस वजह से
जो इसका हल निकाला गया है, कमी तो बाकी विटामिन की भी है, लेकिन उनको हम एक डोज के ज़रिए उसको रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन विटामिन ए जो है कैंपेन की सूरत में दे के आप बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या एटलीस्ट कुछ देर तक सहारा दे सकते हैं। और ये मेरा इनकरेज करूँगा वालिदैन को कि ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है और बच्चों में कमी के उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ में भी फ़र्क पड़ता है, बॉडी के बाकी चीज़ों में भी फ़र्क पड़ता है। तो एक सिंगल डोज के साथ हम इस मसले को हल कर देते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह नमक के अंदर हम आयोडीन शामिल कर देते हैं, क्योंकि वो लोगों को आम तौर पे हमारे बच्चों को, बड़ों को, औरतों को मिल नहीं रही अपनी डाइट के ज़रिए। तो बेहतर तो यह है कि नेचुरल तरीके से आपको मिले, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चों का सिर्फ यही नहीं है, हमारे बच्चों की जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था जब आपने पहली तकरीर में कि 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे जो खुराक की कमी का शिकार हैं और बड़ी शिद्दत से कमी का है। और उससे ये होता है कि पूरी हमारी जो एक नस्ल है 50% जिसमें बच्चे शामिल हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल ही वो उस पर नहीं पहुंच सकते जिसके अंदर वो साइंसदान अच्छे बन सकें, अच्छे इंजीनियर बन सकें या अच्छे डॉक्टर्स बन सकें। तो खुराक की कमी जो है वो सिर्फ आपके जिस्म के हिस्सों को नहीं मुतासिर करती, आपके बच्चों की ज़हनी इर्तिका को भी मुतासिर करती है। तो इस वजह से ये बड़ा क्रिटिकल है और मैं अगेन इनकरेज करूँगा हर पेरेंट को कि वो ज़रूर इसके अंदर पार्टिसिपेट करे। बिल्कुल सही। अच्छा मुफ्ती अब्दुल गनी साहब, एक सवाल आपसे, क्योंकि ऑब्वियसली जिन डिस्ट्रिक्ट्स का आपने अभी हवाला दिया, आप खुद बन्नू में मौजूद हैं, ये चीज़ें वहाँ देख भी रहे हैं। असल मसला यही आ रहा है कि पेरेंट्स के दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, रिजर्वेशंस हैं, और फिर आप ख़ुद भी मुफ्ती हैं और हम हमेशा बात करते हैं कि इन रिजर्वेशंस को दूर करने में जो हमारे उलमाए कराम हैं, जो वो तबका है, उनका भी बड़ा अहम किरदार है कि जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचाई जाए, हमारे कैंपेनर्स की तरफ से पहुंचाई जाए। सो अगर आप मुझे बता सकें कि वो खदशात क्या हैं जिसका इजहार वालिदैन करते हैं आपसे कि भाई ये वजह है और इसलिए हम अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। असल में यह है कि यहाँ पर जो वालिदैन है वो उनके दिमागों में, जहनों में तरह तरह के खदशात होते हैं। बस तो ये कहते हैं कि हमने बार बार बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं, मगर इसके बावजूद वो बीमारी उनको लगी हुई है। इसी तरह बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमें जो कतरे पिलाए जाते हैं ये मुफ्त पिलाए जाते हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उनका कोई तदारुक नहीं होता और न बीचूज में उनके लिए कोई दवाई होती है। तो इसको बदगुमानी की नज़र से वो देखते हैं कि इसमें कोई ऐसा न हो कि इसमें दीगर अमराज होते हैं या दूसरे अमराज के लिए मुअस्सिर साबित होते हैं। तो इस वजह से वो इनकार करते हैं और कहते हैं कि हम अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। मगर उलमाए किराम ने बार बार उनको खुतबात जुम्मा में भी समझाए हैं, आम गैदरिंग में भी उनको बाकायदा तकरीरों के जरिए से इस हवाले से मुज़िर असरात और इसके मुनाफे पर तफसीली बात की हुई है। इसके अलावा वे जो क्लिप भी बनाए हुए हैं, मगर अवाम से आप कह रहे हैं कि फर्क पड़ रहा है। ठीक है, हेलो जी, उससे आप कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ रहा है लेकिन अभी खदशात मौजूद हैं। हाँ, खदशात मौजूद हैं, बिल्कुल। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे खुसूसन जो कबायली इलाका जाते हैं 7 बन्नू के करीब, उनमें ये खदशात हद से ज़्यादा मौजूद हैं। बिल्कुल, कबायली इलाकों में ज़्यादा हैं और वहाँ आप जैसे दीगर अफराद का आपका बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। एक हौसला अफजा चीज़ जिसका जिक्र डॉक्टर जवाद ने भी किया कि पिछले साल इस टाइम पे 84 केसेस थे पोलियो के और अभी तक इस साल जो है वो सिर्फ 1 केस आया है, जो कि हौसला अफजा बात है। एक और चीज़ डॉक्टर जवाद मैंने आपसे पूछनी है कि ये हम सुन रहे हैं कि वी आर गोइंग इन टू द हाई ट्रांसमिशन सीज़न, जिसमें ये वायरस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मुंतकिल होता है। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये शायद मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी कि इसका भी कोई सीज़न होता है कि जिसमें ट्रांसमिशन इसकी बढ़ जाती है और कुछ ऐसा टाइम होता है साल का जिसमें ट्रांसमिशन नहीं होती। तो वो कब से कब तक का टाइम है?
अच्छा, पहले मैं वो आपका पिछले सवाल का जवाब दे दूं जो इम्पोर्टेंट था और रह गया कि मेजर अलामत वो क्या विटामिन ए की अगर ना हो तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होता है विटामिन ए की कमी का वो रात को नज़र ना आना होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है बच्चों के। इसके अलावा और भी आंखों की पिगमेंटेशंस के आपको पता है कि उसके अंदर आते हैं, और अगर आपने कार्टून देखे होंगे तो वो गाजर खाते हैं इस वजह से कि आंखें तेज़ हों। तो आंखों का एक बड़ा है, लेकिन ये सांस की बीमारियों के अंदर भी इसके मसाइल आते हैं। देखिए हर मतलब इवन कोविड का भी अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर भी सीजनैलिटी आ रही है, हल्की हल्की सारी आ रही है। तो जो जिस तरह पोलियो की है तो वो लोगों के लिए ये अहम बात नहीं है कि वो हाई ट्रांसमिशन है, लो ट्रांसमिशन है, उनके लिए वैक्सीनेशन इसका हल है। तो मेरा ख्याल है कि वो उसमें ना पड़े कि इस तारीख से इस तारीख को हाई ट्रांसमिशन है तो हम एहतियात करें, और इसके बाद जो है लो ट्रांसमिशन है तो हम इसकी एहतियात ना करें। हल इसका वैक्सीनेशन क्या है। और मुफ्ती साहब ने भी जो एक बात की जो लोग शिकायत करते हैं, ये चीज लोगों के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कि आपको हर वक्त एहतियात करनी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया डॉक्टर साहब, आई हैव टू वाइंड अप। जवाद असगर साहब, मुफ्ती अब्दुल गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।